अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस खान। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो। मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर्स, पार्टिसिपेंट एक्सपो सॉल्यूशन और नेशनल अलायंस फॉर सेफ पाकिस्तान की तरफ से आमदीद कहता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया अपनी कीमती मसरूफियात में से। आज हमें किया है पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री के लीडिंग जो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें मिस्टर हामिद के लतीफ़ जो कि CEO हैं TTI टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और फहमुल हलाल के, मिस्टर सरदार फहद अब्दुल क़य्यूम खान, he is the chairman of All Pakistan Livestock and Dairy Association and the director of Barbecue Tonight Group of Restaurant, Mr. Rizwan Bota, he is the Chief Innovation Officer of ZOC Group. Thank you very much to all our honorables. जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा है कि कोविड-19 के दौरान जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नोटिफिकेशन से हमने उनको फॉलो किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू भी पा लिया है और कुछ अभी तक जो है वो हमने स्ट्रगल भी कर हमें इस पूरे सिनेरियो में जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बड़ा सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है। उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्रोफेशनल्स और फूड इंडस्ट्रीज का एक बड़ा रोल रहा है कि जिस कोविड के और पूरे इस पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तान में फूड की शॉर्टेज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कम्युनिटी को सेफ, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है वो पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान के फूड सेक्टर से अलाइड इदारे हैं, उसमें डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर है, स्पाइस सेक्टर और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं। हमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए में वो पाकिस्तानी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। आज इसी सेक्टर से जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे दरमियान मौजूद। इंट्रोडक्शन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने इस तरह के मुख्तलिफ वेबिनार्स एक्सपो हमने अरेंज किए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ करेंगे। आज का हमारा जो कोर टॉपिक होगा दैट इज पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की और इस करंट सिनेरियो के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री ने किया है और हमें पाकिस्तान के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और आज शायद इसीलिए हमने रखा है कि क्या पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री आज के बाद पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के से हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे मिस्टर हामिद के लतीफ़ साहब से। हामिद के लतीफ़ साहब इज द CEO ऑफ TTI टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज एंड दिवाल। TTI टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बेसिकली एक लीडिंग पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन लैब है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लीडिंग इदारों के साथ में करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट रोल और एक काज के ऊपर ये काम एक फूड इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग और फूड ऑथेंटिसिटी के ऊपर स्पेशल इन्होंने काम स्टार्ट किया है और उसमें लीडिंग पाकिस्तान के फूड प्रोफेशनल्स भी इन्होंने अपने एज स्टेक होल्डर्स में रखे हैं। हामिद के लतीफ़ से पहले तो बहुत शुक्रिया इम्पोर्टेंट काज के ऊपर अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आज आपने टाइम दिया है। आपका फूड टेस्टिंग इंस्पेक्शंस इस और फ्यूचर में बहुत भी है, क्या है फ्यूचर में और क्या आपका पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री के हवाले से इनपुट्स? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी शुक्रिया, यू गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हियर एंड शेयर आवर थॉट्स। अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड लुकिंग एट ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ द फूड इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर। अगर हम दुनिया को देखते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये वाज वेरी स्मॉल शेयर इन दैट और उसमें जो मेन रीज़न आ जाता है वो कंप्लायंस का आ जाता है, कंप्लायंस टू गिवन स्टैंडर्ड्स। जब हम फूड की टुडे एंड टुमारो की बात करें, अगर हम आज से चंद 2 जनवरी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेगुलेट किया था कि जितनी हमारी स्पाइसेस हैं दे हैव टू बी पैक्ड और ओपन स्पाइसेस सेल नहीं होंगी। अब वो एक एफर्ट थी बाय द गवर्नमेंट कि जो स्पाइसेस हैं उसमें अडल्ट्रेशन है, उसमें जो
टॉक्सिन्स हैं, उसमें जो हैवी मेटल्स आ जाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह आज इंडस्ट्री इज फोकस्ड टूवर्ड्स व्हाट द पाकिस्तानी इंडस्ट्री कैन ऑफर। हमारा राइस जो है इज अ वेरी बिग एंड अ वेरी कैश इज अ कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। अब राइस की एक्सपोर्ट्स में बहुत आ रहे हैं, जो माइक्रोन्स हैं, एफ्लोटॉक्सिन्स हैं, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, उस पर हमारा जो कंट्रोल है उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आज हम देखते हैं तो दुनिया में इतनी प्रेस हमारा किसान कर रहा है हमारे ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में आज कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब इस तरह होता है कि गुड इंसेक्ट्स छोड़े जाते हैं टू कवर द बैड इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इफ यू फोकस ऑन टेस्टिंग, जैसे ये स्लाइड आ रही है, टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। देखिए जी, टेस्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स वैल्यूज, जब ये वैल्यूज को रिक्वायरमेंट, इससे हमें इट गिव्स अस द लेवल ऑफ compliance, and when the level of compliance in result is visible, the product improves, product improvement शुरू हो जाती है, leading to greater acceptability and higher sales। तो टेस्टिंग जो है बड़ा की रोल प्ले करती है। अगर हम टेस्टिंग को देखें तो टेस्टिंग की देयर आर टू मेन डिफरेंट टाइप्स। एक तो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, स्लाइड नंबर 2। अब इसमें देखिए ना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन में ये जो येलो में है, सप्लाई चेन रिक्वायर करती है टेस्टिंग जिससे कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी एंड फूड सिक्योरिटी अचीव होती है, एंड कंज्यूमर सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस इज अचीव। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, सप्लाई चेन क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज रेगुलेटरी टेस्टिंग। और वो जो रेगुलेटरी टेस्टिंग है उसके अंदर लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, रीजनल और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, जैसे कि बाकी टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं टेक्सटाइल्स की और दूसरी प्रोडक्ट्स की, अगर गारमेंट्स में टेस्टिंग में कंप्लाई ना करे एक प्रोडक्ट, तो क्या होता है, उसको बी फेल करके बेच दिया जाता है। हद तक के बड़े सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि मास्क हैं, ये पीपीईज हैं, सर्जिकल मास्क हैं, अगर वो कंप्लाई नहीं करती, इफ द मास्क डज नॉट कंप्लाई टू द गिवन स्टैंडर्ड्स, तो क्या किया जाता है, उसके लिए भी गुंजाइश है, उसको ऐसी मार्केट में बेचा जाता है जो इतनी क्रिटिकल नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द मेडिकल फील्ड, उसको ऑर्डिनरी यूजेज में ले जाया जाता है। मगर जब हम फूड को देखते हैं, फूड में सर देयर इज 0 लेवल टॉलरेंस। फूड में अगर हम टॉलरेंस देना शुरू कर दें तो फूड इज अ बेसिक आइटम। अब फूड में यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज 0 लेवल टॉलरेंस एंड द क्वालिटी एश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ लाइफ। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, फूड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी इज मेट, कंज्यूमर सेफ्टी इज अचीव्ड, एंड ultimately the buyer confidence is achieved. So these 4 key points are very important for our industry. जहाँ पर रेगुलेटरी टेस्टिंग आती है वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस भी, मतलब वेरी लार्ज कंपनीज, वो भी साल में एक दफ़ा अपनी टेस्टिंग्स करवा लेते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। वो कहते हैं कि जी हमारी बिडिंग है वंस अ ईयर। जबकि आप ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को देखते हैं
तो बार बार रिपीटेटिव टेस्टिंग होती है। हमें जो पाकिस्तान में ज़रूरत है कि हमारे हर सेक्टर के अंदर टेस्टिंग को हम ऑन अ थर्ड पार्टी बेसिस लेके जाएं, जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस लेवल आए। जब थर्ड पार्टी टेस्टिंग पे आप जाते हैं, एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट बेस आती है जो कि regulated through the government, regulated through PNAC, regulated through the government organizations, ensures that the product is compliant. और इसी तरीके से देखिए जी, दुनिया में if you look at the confidence of Pakistani products must be achieved. When we see that testing and compliance is now becoming a barrier to trade. अब जो ट्रेड हो रही है उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं। इसकी वजह से हमारा आम, हमारा चावल बहुत सी जगहों पर नहीं पहुंच रहा, बिकॉज हमारी कंप्लायंस की इश्यूज आ रहे हैं। उसमें गुजारिश ये है कि वी नीड टू फोकस ऑन दैट एंड वी नीड टू फोकस ऑन कि किस तरीके से हम अपनी जो ट्रू वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट है उसको अचीव करें। अब ये देखिए जी, दुनिया के अंदर दे आर वेस्टेड इंटरेस्ट। अब पाकिस्तान से टेस्टिंग अगर बाहर जा रही है तो अब आप देखें तो बहुत सारे हमसाए मुल्क पाकिस्तान की नेगेटिव मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। वी नीड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ पाकिस्तान लैब्स। वी नीड द मार्केट टू फोकस दैट वी इन पाकिस्तान वी हैव द कैपेबिलिटी टू टेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा रिसेंट मूव थी फॉर फूड टेस्टिंग, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अभी रिसेंटली पेस्टिसाइड स्प्रे हुए हैं। अब इन पेस्टिसाइड्स का जो रेजिड्यू है वो हमारे नदी नालों में भी आएगा, वो हमारी अगली क्रॉप्स में भी आएगा और शायद अगले कई साल तक हमें वो पेस्टिसाइड्स परेशान करते रहें, तंग करते रहें। लाइकवाइज जो हमारी इरिगेशन हो रही है उसके अंदर जो पानी यूज़ हो रहा है उसमें हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है। अब जिन प्रोडक्ट्स को आर्सेनिक के साथ उगाया जा रहा है, अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सच प्रोडक्ट्स। एक दो हमारे दफ्तर में ही साग पका, तो बड़ा अच्छा साग था, तो मैं लेके चला गया जो एलिमेंट्स टेस्ट करते हैं उनके पास कि भाई इसकी ना आप टेस्टिंग कर दो और देखो कि हैवी मेटल्स तो नहीं है बीच में। तो उन्होंने कहा देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। करते कराते वी डिसाइडेड ऑन 4 एलिमेंट्स, लेड, कैडमियम, क्रोमियम एंड निकल। अभी मरकरी की भी नहीं बात की, लेड, कैडमियम, क्रोमियम एंड निकल। अल्लाह की शान, 3 एलिमेंट्स की ट्रेसेस निकल आए थे बीच में। अब repetitive use of such products can have very grave negative effects. So हमारी कॉन्फिडेंस ये है कि थर्ड पार्टी पाकिस्तानी लैब्स वी नीड टू बिल्ड आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम प्रेजेंट करें, और जब आपका लोकल लैब आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें जो डेवलपमेंट का टाइम है वो बड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि जो टेस्टिंग होती है इन दैट इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंप्लायंस क्या है और आपकी लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं और इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं कि नहीं। इसके साथ साथ ही दुनिया में लेबलिंग लॉज बड़े इफेक्टिव हैं एक प्रोडक्ट इंटेग्रिटी मेंटेन करने में, और जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर लेबल के ऊपर जितनी इंग्रेडिएंट्स लिखी होती हैं वो एक थर्ड पार्टी ने वेरीफाई की होती हैं, ensuring that builds the confidence of the consumers, that builds the confidence of the manufacturing country, और उसके साथ वो प्रोडक्ट दुनिया में बिक रही होती है। आज अगर आप न्यूयॉर्क में जाएं तो जो मुसलमानों के जो एशियन कम्युनिटी है उनकी जो कॉर्नर स्टोर्स हैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। आज से 20 साल पहले हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिलती थी वहाँ पर।
मगर आज वहाँ पर आपको हल्दीराम और वहाँ पर हमसायों की मुल्कों की प्रोडक्ट मिलेगी। तो गुजारिश ये है कि टेस्टिंग प्लेज अ वेरी की रोल इन रिमूविंग दोज बैरियर्स into entering those markets. And most important of all, value addition in food always adds value. लेकिन जी जहाँ पर आप वैल्यू एडिशन इन फूड करेंगे इट वुड ऑलवेज सेल। अगर आप एक कमीज लेने जाते हैं और 2000 की कमीज पड़ी हुई है, शर्ट जो 2000 रुपए की मिल रही है, उसके साथ एक और शर्ट है जो 10,000 की है, वहां पर आप सोचेंगे कि 2000 की कमीज भी तो कमीज ही है ना, और 10,000 की भी कमीज ही है, तो रिलक्टेंस होएगी 10,000 की कमीज लेने में। और आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप स्टेबिलिटी के साथ आप सस्ती वाली मोर इकोनॉमिकली प्राइस्ड प्रोडक्ट को आप प्रेफर करेंगे। मगर जब फूड आ जाता है, आज अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं, हमारा बच्चा हर शहर का जानता है देसी मुर्गी की वैल्यू ज़्यादा है और देसी मुर्गी की ज़्यादा दाम दिया जाता है और सब खुशी खुशी देते हैं। इसी तरह शहद, आप जानते हैं शहद 500 रुपये की भी मिलती है और 5,000 रुपये की भी मिलती है, और जो कॉन्शियस लोग हैं वो 5,000 की भी शहद बड़े खुशी से बड़े शौक से लेते हैं। तो जहाँ पर वैल्यू एडिशन होगी फूड में, रिमेंबर इट वुड ऑलवेज सेल। तो इस फोकस के साथ आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस and the panelists to focus on testing as a means of taking the Pakistani market, taking the Pakistani vendors to the next level. And this is the need of the time. This is the need of the future. इसके बगैर going forward हमारा गुजारा नहीं है। चंद साल पहले मेरा ईरान जाना हुआ, तो ईरान वाले कहने लगे कि भाई आप एफ्लोटॉक्सिन्स अपने राइस की क्यों नहीं टेस्ट कर रहे? If you do not test the aflatoxins in your rice, we will not be able to buy your rice. If you do not control them. देखिए जी, जहाँ पर टेस्टिंग होगी वहाँ पर solutions भी निकलेंगे, वहाँ पर market demands आएंगी, and we will be able to achieve better results इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, thank you जी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हामिद के लतीफ़ साहब। यहाँ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की टीम है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको फूड अलायंस के प्लेटफॉर्म से लाइव चलाएं, क्योंकि अभी तक हमारे उस पेज से इसको लाइव नहीं किया गया। थैंक यू वेरी मच हामिद के लतीफ़ साहब, आपके काइंड इनपुट्स का। इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस हमारे कुछ ऑडियंस की तरफ से आते हैं तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट स्पीकर्स की तरफ जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लाइव स्टॉक एंड डेयरी एसोसिएशंस फहद अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने। सरदार फहद अब्दुल क़य्यूम खान साहब इज़ आल्सो द कन्वीनर ऑफ Central Committee of Federation Pakistan of Chamber of Commerce and कैटल फार्मिंग की स्टैंडिंग कमेटी है और फॉर्मर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडिंग कमेटी के भी। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्वाइन किया है। बहरहाल एक पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, उसमें बेहतरी आएगी तो ओवरऑल इकोनॉमिकल पास में भी बेहतरी आएगी। ऑल पाकिस्तान लाइव स्टॉक एंड डेयरी एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ आपकी हम देखते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आप आजकल स्पेशली कर रहे हैं, स्पेशली जो कोविड के दौरान जो हमारे डेयरी फार्मर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो मुश्किल हालात के बावजूद भी जो है वो हमारे घरों में जो कोई ऐसी किल्लत या कहीं कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी कुछ ना कुछ मामला दरमियान में आते रहते हैं, आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। स्पेशली कराची के अंदर जो पिछले दिनों कमिश्नर कराची साहब ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी। तो सरदार साहब आप क्या समझते हैं कि कोविड और कोविड के बाद आपके स्पेशली फूड सेक्टर और स्पेशली डेयरी सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले तो अपना अवीज़ भाई, आपको ये मेरी आवाज आ रही है? अवीज़ भाई आप ये मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, तो पहले तो सर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी हमें और हमें एक मौका दिया कि हम यहाँ पे ऑब्वियसली
हमारे जो लाइफ स्टॉक का जो एक इतना इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है ये, जिसमें आपकी डेयरी मिल है, जिसमें हमारी मीट की इंडस्ट्री भी शामिल है, जिसमें ऑब्वियसली सर जो लाइफ स्टॉक और जो डेयरी का सेक्टर है ये पाकिस्तान की जो नेशनल जीडीपी है इसका 12% को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हम अगर पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज देखें, हमारी जो लाइफ स्टॉक का एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें फिर हम उसकी ग्रीवियंसेस देखें और जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं। तो अगर आप देखें जी, दुनिया में लाइफ स्टॉक और डेयरी एंड मीट सर किसी भी मुल्क की फूड सिक्योरिटी को ये कायम करने के लिए आप देखेंगे कि जी ये जो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हमारा जो है इट बैकबोन ऑफ आवर एंटायर कंट्री एंड इट कंट्रीब्यूट्स सर टू द नेशनल। आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली एंड फूड सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोविड का सबसे बड़ा एक जो चैलेंज ये था जी कि दुनिया में इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिसरप्ट हो गई थी जी, एंड दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वेरियस फूड स्टफ एंड जो नेसेसिटीज है वो जब आप पे डिसरप्ट हुई तो हमने रियलाइज किया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी उनको रियलाइज करने के लिए आपको बहुत करीब से देखना पड़ेगा जी। ये जो आपको जो सेक्टर है, अगर आपको लिटरली बताऊं तो पिछले या हमारी कुछ ऐसी कोताहियां हैं जिससे हम लाइफ स्टॉक के और डेयरी के सेक्टर को उस तरह हम नहीं कर पा रहे जी। तो वे सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए अभी ये है कि हमारे मुल्क में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सर किसी किस्म कि हमारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली देख लें जी, तो सर ड्यू टू द 18th अमेंडमेंट सबसे बड़ा है कि all of the rules and regulations they vary all across the board। अगर ये कराची में कुछ कवानीन है तो फिर हैदराबाद में कुछ और कवानीन है। इसी तरह आप अगर ये पंजाब के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो शहर हैं, इसके अलावा जी बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट और थोड़ी सी हमारी इसको क्या कह सकते हैं जी, इसको थोड़ी सी हमारी जो रेकलेसनेस कहेंगे, उसकी वजह से आप देखेंगे कि देयर इज नो वन मिनिस्ट्री विच हैंडल्स आवर एंटायर सेक्टर। इसमें वो कमिश्नर कराची साहब की भी इन्वॉल्वमेंट है जी, इसमें आपका लाइफ स्टॉक की मिनिस्ट्री का भी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है जी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो the ultimate challenge is कि सबसे पहले तो you have to create a consensus about where you want to lead your industry towards। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आपने पहले रियलाइज करना है जी, पूरी दुनिया में जो लाइफ स्टॉक का जो सेक्टर है, जो लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्रीज हैं, इनकी पॉलिसीज जो हैं दे आर क्रिएटेड कंसिडरिंग रोड, और वो ये सोचते हैं कि हमने 20 सालों बाद कहाँ लेकर जाना है जी। तो हमारे यहाँ बड़ी अफसोस की बात है जी, मगर वो ये है कि हमारे पास किसी किस्म का रोड मैप अब तक था नहीं जी, जिसमें आप कह सकें जी कि आफ्टर 20 years यू वांट टू बी हेडेड टुवर्ड्स एक सर्टेन गोल है। जैसे कि हमारे हामिद साहब ने कहा, वैल्यू एडिशन के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि जब तक आपकी फार्मिंग की इंडस्ट्री जो है इसमें वायबिलिटी नहीं आएगी जी, जब तक वायबिलिटी नहीं आएगी तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वैल्यू एडिशन आपका मल्टीनेशनल कर सकता है जी। वैल्यू एडिशन
आपका प्रोसेसर कर सकता है जी, बट फॉर अ फार्मर इट हैज टू बी वायबल फॉर हिम टू मेक दिस सर ये जो आप जो स्टेप्स हैं, in order for them to be possible there has to be viability involved. यहाँ पे unfortunately अगर कहें तो यहाँ पे cooperatives का सिस्टम नहीं है जी. पूरी दुनिया में जी you've got cooperatives and उसमें यह है कि जो farmer है they get their due share, but unfortunately in Pakistan we do not have a system where your farmer gets his or her due share. यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है, जो मल्टीनेशनल होती है, वही हमेशा कमाते हैं जी. तो उसमें अनफॉर्चुनेटली लीड्स टू अडल्ट्रेशन, दैट लीड्स टू डिसीट. क्योंकि कोई भी अगर आप किसी भी बिजनेस मॉडल को देखें, नोबडी इज गोइंग टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स. ये तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा जी. तो रिसेंट एक जो चैलेंज था जिसका आपने जिक्र किया अभी, जिसमें आपने कमिश्नर कराची साहब का से जिक्र किया, तो हमने उनको एक बाकायदा एक चीज उनके सामने पेश की हमने. हम फार्मिंग तो आपका फार्मर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता जी, एंड जब तक नहीं कर सकता जी तब तक इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता. तो दिस इज वन थिंग दैट हैज to be realized that अगर हम ये फार्मर्स की बात करें तो हमें फार्मर्स को सपोर्ट का एंड वी हैव टू मेक इट वायबल फॉर देम. हमने तो अवेज साहब ये भी कहा था कि अगर इसको वायबल, आपने अगर इसकी वायबिलिटी देखनी है तो इसकी वायबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपने नॉन सब्सिडाइज्ड फार्म्स बनाए इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड. अगर आपको लगता है कि दूध की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इतनी नहीं है, अगर हम इस बात को एग्जैजरेट करते हैं, तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट स्टार्ट अ फार्म एंड नॉन सब्सिडाइज्ड सब प्रोड्यूस खरीद कर अगर वो मिल्क की प्रोडक्शन करें, दैट विल मेक देम बेटर अंडरस्टैंड सिचुएशन. हामिद साहब ने जैसा आपका ये अडल्ट्रेशन के ऊपर बात की, इन्होंने इंप्रूवमेंट के ऊपर बात की, तो मैं ये भी इसमें ऐड करूंगा जी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पाकिस्तान इज कि हमारे पास आज तक हमारे पास जो सोर्स है सर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की सोर्स है वो आपकी एकेडमी है जी, आपकी यूनिवर्सिटीज है जी. एंड देयर इज सच अ बिग गैप बिटवीन द गवर्नमेंट, योर यूनिवर्सिटीज एंड द इंडस्ट्री, दैट वो हमें भी कभी कभार हैरत होती है जी कि हम अब मैं उस चीज को बयान नहीं कर पा रहा जी, बट इट्स वेरी अब्सर्ड कि एक ब्यूरोक्रेट जो है अनफॉर्चुनेटली उसको वेयर डिड ही गेट द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन कि एक प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर इतनी बड़ी ये लोग दावे कर जाते हैं. So the important fact is कि are they trained or are they qualified enough? तो ये जो decisions हैं, मैं तो हमारी तो जो एसोसिएशन है, हमारा सबसे बड़ा एम्फेसिस और हमारा फोकस यही है कि हम गवर्नमेंट, एकेडेमिया और फार्मर्स को आपस में गैप कम से कम करें. हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रियलाइज करे कि जब तक हम ऐसी पॉलिसी सामने नहीं लेकर आते जिसमें फार्मर की वायबिलिटी नहीं होगी, तब तक जो है हम इस काम को आगे नहीं लेके जा सकते जी. राना वे साहब, अनफॉर्चुनेट सी है कि पाउडर्ड मिल्क जो इंपोर्ट होता है जी, दैट इज चीपर देन द मिल्क वी प्रोड्यूस. तो हमारी इसमें क्या चैलेंज है? इसमें चैलेंज यह है कि या तो हमारी जो एफिशिएंसी है उसमें कहीं ना कहीं सर हमारी ऐसी कुछ इनएफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से हमारा दूध हमें महंगा पड़ रहा है, या तो हमारी जो जेनेटिक्स है उसमें किसी किस्म का शॉर्टफॉल है और हमारी प्लानिंग सही नहीं है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट सही नहीं है जी. तो हमें इन चीजों को डिटरमिन करने के लिए वी हैव टू हैव प्रोग्राम्स वेयर वी कैन डिस्कस एंड ये पॉजिटिवली क्रिटिसाइज आवर शॉर्टकमिंग्स.
देखिए जी, हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है, हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स का भी हमें अंदाजा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें ये शॉर्टकमिंग्स हैं, हम उन चीज को रियलाइज करते हैं, बट इन ऑर्डर टू मैं कहता हूं कि इस चीज को ये काउंटर करने के लिए यू हैव टू अ लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें फार्मर को उसका ड्यू शेयर मिले। मेरी एम्फेसिस ये है कि मैं तो ये भी आपसे कहता हूं जी कि अगर आप फार्मर्स को सपोर्ट करें, स्पेसिफिकली द नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड, स्पेसिफिकली हामिद साहब, स्पेसिफिकली ये एमएनसीज से जिसमें आप रिजवान साहब भी शामिल हैं, आई वुड इनवाइट यू टू हेल्प द फार्मर एंड डिफेंड द फार्मर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीपल आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, देयर इज so much information which is आपको distorted। लोग कहते हैं जी कि दूध में मिलावट है जी। मैं कहता हूं जी कि unfortunately we've not come to realize the fact that जो आपको डब्बे वाला दूध मिल रहा है, डब्बे वाले दूध की अगर आप ये कैलोरिक उस पे आप देखें तो that does not even come close to the product you're getting। मैं मानती कि वो रॉ प्रोडक्ट है, it's not आपका homogenized, it's not ये pasteurized, but if you calculate the calories involved, जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट आपको मिल रहा है जी, the price is absurd। आपका डब्बे वाला दूध जो है वो 150 रुपए का बिक रहा है जी, जिसमें आपकी फैट करेक्शन है जी। वो फैट करेक्शन के साथ अगर आप देखेंगे तो वो 150 में बिक रहा है जी, एंड तो उससे 1.5 गुना ज्यादा कैलोरीज रखता है जी। That milk is being capped at 94 rupees। तो it is people like yourself जो मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि you should come forward and try to knock some sense into our policy makers, because people have to understand। आपका consumer जो है जी, sir, my simple question to all the panelists is why does the consumer prefer a raw product, so which is neither pasteurized nor sir is it उसकी shelf life भी कम है जी। Why do they prefer it? Because we obviously know that is a superior product। अगर आपके फार्मेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है जी, फार्मर जो है आपका ड्रग रेजिड्यू पे भी काम कर सकता है जी, कि जब एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं विड्रॉल टाइम भी हो, वो अडल्ट्रेशन के ऊपर भी काम कर सकता है, बट इन ऑर्डर making it has to be viable for the farmer। तो अपना वेश भाई मैंने आपको बहुत दिया है, तो मैं अगर आपको और कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर ये कि इसको लेके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फाज साहब, आपने बड़े डीप इंसाइट्स दिए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद मैं अपने क्वेश्चंस में भी नहीं कर सका, आपने उसको बड़े अच्छे अंदाज में इलेबोरेट किया। थैंक यू फॉर योर टाइम। और यकीनन हामिद के लतीफ़ साहब की डिस्कशन और आपकी डिस्कशन से हमें बेनिफिट होगा। हमें एक इम्पोर्टेंट हमारे स्पीकर जो हमारे आज के लास्ट स्पीकर भी हैं, असल में हमें शफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, बट ड्यू टू रीजंस ही इज ट्रैवलिंग टू दुबई, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। रिजवान भुट्टो साहब इज द चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ ज़ौक ग्रुप। रिजवान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। स्पेशली आज का जो हमने डिस्कशन रिजवान साहब के साथ कुछ 10 से 12 मिनट हम करेंगे, दैट्स ऑन इनोवेशंस स्पेशली इन फूड इंडस्ट्रीज। फूड टेस्टिंग की भी बात हुई है, डेयरी के ऊपर रिजवान साहब की अपनी भी एक इनपुट्स हैं, फूड ट्रैक्स के ऊपर ट्रेस एंड वेरीफाई इस ब्रांड के ऊपर काम करें, फ्रॉम फार्म टू फोक ट्रेसेबिलिटी के ऊपर। रिजवान साहब की एक और भी अचीवमेंट है कि जी पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट विन किया है, इनोवेशन प्रोजेक्ट न्यूट्रिशन का, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन से ऑन फूड ट्रेसेबिलिटी। तो रिजवान साहब, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री के हवाले से, क्या आपके ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री के, कल की फूड इंडस्ट्री को कहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पेशली ऑटोमेशन के हवाले से? Good evening, everyone. बहुत शुक्रिया अवैस for providing this opportunity. और I really liked the participation of panelists कि उसमें diversity है, and we can talk on the consumer side, on the quality control, and then inputs जिसमें like तो हामिद साहब ने जैसे बताया, I agree to all of them, and on the other side सरदार फहद ने जो inputs दी,
So I'll try to bridge between them. So हमारा इदारा is a second generation business, or when I joined the business, so I thought let's put some. तो मैं अपने इदारे में innovation driven growth को देखता हूँ. And we have a focused vertical for food innovation, food sector. भले वो agriculture है, भले वो food processed food है या fruits है. And जैसे सरदार फहद ने कहा कि there is a gap between industry and academia and policy maker. तो इसी गैप को हम कुछ चंद सालों से पहले टेक्सटाइल पे फोकस थे, अब हमने उसमें फूड इंडस्ट्री को भी एड इन किया, एंड वी कॉल इट अ ट्रिपल हेलिक्स और क्वाड हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन, वेयर पॉलिसी, कंज्यूम industry, researchers and academia, they all work together to achieve a combined goal. Unfortunately, अभी तो बहुत ज़्यादा siloed है. Even within our university, the departments are not interconnected. और ये एक अलमिया है, वरना otherwise they are very huge and very beneficial resources जिनको इस्तेमाल करके हमारे इंडस्ट्री सॉल्व किए जा सकते थे, लेकिन अभी तक हम rent seeking और importing a solution और bringing a solution looking for a problem के तौर पे अपनी इंडस्ट्री को फीड करते हैं. तो मैं ज़ाती तौर पे बिलीव करता हूँ कि मुस्तकबिल का, जैसे आज का पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो, सो दिस रिसेंट टाइम्स में, इस साल में हम मेजर चीज़ें एटलीस्ट फूड इंडस्ट्री के पॉइंट पे देखी. वन वाज कोविड, जिसने सारी इंडस्ट्री को हिट किया, लेकिन पाकिस्तान में इन एडिशन टू दैट देयर वाज अटैक which could have been very disastrous. वो फैमिन की तरफ भी हमें लेके जा सकता था, और इतने मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर शायद लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता. तो what I believe is that the future of food industry is how innovative you are, how forward looking you are. One is how regulators will work, and then you can also self regulate and take the first step and just think out of the box. और आप उन चीज़ों को पहले करें, भले रेगुलेटर विल टेक इट्स टाइम, बिकॉज हमारा अब तक पहले गैप काफ़ी ज़्यादा होता था फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज और हमारे मुल्क में. अब वो गैप कम हो रहा है, लेकिन अभी भी वो गैप ईयर्स है. जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कब की आ चुकी होती है, हम उसको बात भी रजिस्ट कर रहे होते हैं. तो हमने मैं आपको कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज या कुछ केस स्टडीज बताता हूँ जिन पे हमने काम किया रिसेंट टाइम्स में, और कहाँ हम सक्सेसफुल हुए, कहाँ हम फेल हुए. तो हमारे जो इनोवेशन सेंटर है, या इनोवेशन सेंटर है, इट्स इन इस्लामाबाद, इट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस में है. वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें एक नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है. आई थिंक उसमें हमें अभी 1 साल नहीं हुआ मूव इन किए. तो हमारे 2 स्टार्टअप्स थे. वन इज फूड ट्रैक्स, इट्स अ फूड ट्रेसेबिलिटी सोल्यूशन, और जैसे हामिद साहब ने अपने स्लाइड्स में मेंशन किया था कि कंज्यूमर बिहेवियर विल चेंज. इन फैक्ट इट हैज चेंज, एंड कंज्यूमर नाउ डिमांड्स मोर विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, कि आपने कैसे प्रोसेस किया, कहाँ से आपने इंग्रेडिएंट्स लिए, एंड द लेबल्स दैट यू आर क्लेमिंग, आर दे वैलिड, और उसकी थर्ड पार्टी वेटिंग वेरिफिकेशन हो. गुड के बाद तो खास तौर पे ये कंज्यूमर बिहेवियर और बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी से लोग पर ही तकरीबन शक कर रहे होंगे कि क्या ये क्लीन, सेफ, इसकी प्रिपरेशन, इसके इंग्रेडिएंट्स वो हैं या नहीं हैं. क्लीन ईटिंग, होलसम फूड्स, इसका भी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा. उसका पे कितनी आप, क्योंकि पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें, इनकम ब्रैकेट से भी, इसका इनकम ब्रैकेट आपकी पॉपुलेशन का क्या है, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सोच सकते हैं. बट आई बिलीव कंज्यूमर बिहेवियर विल चेंज, इट हैज़ ऑलरेडी चेंज वर्ल्ड वाइड. और वर्ल्ड वाइड अगर हम ऐसे सॉल्यूशंस पे खास तौर पे अभी काम करें जिसमें हम इंटेग्रिटी के फूड्स, होलसम फूड्स को ट्रेसेबिलिटी के साथ दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी प्रोवाइड कर सकें. दूसरा, ट्रेसेबिलिटी इनटू द एग्रीकल्चर साइड. सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट था, इट वाज इंटेली एग्रीकल्चर. सो इट वाज फोकस फार्म की यील्ड इंप्रूव करना विद बेटर मेजरमेंट एंड रियल टाइम विजिबिलिटी के उसके ऊपर अभी हो क्या रहा है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अभी जो फार्म्स हैं वो स्मॉल होल्डिंग्स में हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, और के जो ओनर्स हैं दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स इनटू R&D या इनोवेटिव या कोई भी कैपिटल एक्सपेंस वो नहीं कर पाते.
क्योंकि उनके पास इतने मार्जिन ही नहीं है। तो अगेन हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में फूड ट्रैक्स विच आर ट्रेसेबिलिटी सोल्यूशन एंड टेली एग्रीकल्चर विच वर्क्स ऑन द इनपुट्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एफिशिएंसी या प्रोडक्ट का, इन दोनों पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी, ज़्यादा उसका इंक्वायरीज मिली, लीड्स मिली और हमने ज़्यादा किया। और उसका प्राइमरली रीज़न ये है कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अडॉप्शन में देर लगाते हैं या अदरवाइज हमारे पास उसके लिए होते। With these two things that has happened, the locust attack and COVID-19, I believe that countries like us, जिनकी population इतनी बड़ी है कि अगर डबल डिजिट परसेंटेज में अग्री चेन सप्लाई चेन में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो देयर विल बी फैमिन, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, प्राइस कुछ भी हो, इफ़ यू कैन नॉट बाय इट तो क्या होगा। तो आई बिलीव देयर इज नीड, गवर्नमेंट लेवल पे भी नीड है और में भी नीड है दैट यू इनोवेट, यू लीप फ्रॉग, क्योंकि एक होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। दुनिया ने हम एग्रीकल्चर में पिछले 20 साल से लेट्स सपोज यहीं रुके हुए हैं, तो दुनिया कहीं पहुंच चुकी है, तो हम बजाय इसके कि एक एक साल का वो सफ़र तय करें, लेट्स स्किप 5-10 years एंड लीप फ्रॉग एंड जंप एंड जॉइन व्हाट्स हैपनिंग एल्सवेयर। और डिजिटाइजेशन, नेटवर्क जैसे 3G 4G अडॉप्शन पाकिस्तान में रीजनेबल प्राइस भी है, तो इन सब से हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनोवेशन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इससे ही मिलेगा। एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पब्लिक पॉलिसी एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स। तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू सिट टुगेदर एंड डू थिंग्स एंड have a meaningful impact. कोविड तो कंट्रोल हो गया, लोकस्ट का भी इसके साथ अगर आ जाता, जो कि उतना इफेक्ट अभी तक एटलीस्ट नहीं हुआ, बट ये कि ये जब लोकस्ट आता है तो इट कम्स एवरी ईयर, वो यहाँ पे ही ब्रीड करेगा दोबारा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन द एंटायर सप्लाई चेन, जहाँ पे इंटेग्रिटी की भी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे सरदार फहद कि we need to empower and provide more to the agriculture producer, otherwise उसका incentive खत्म हो जाएगा। I'm at the moment in Lahore, outskirts में within 50 kilometers, no farmer who has a holding of less than 10 acres is willing to do farming. वो कहते हैं कि ज़मीन बेच देते हैं, हम शहर में घर ले लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो नस्ल हमारी पढ़ लिख के हमारी मुस्तकबिल को बदलेगी, क्योंकि 10 एकड़ से अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अर्बन स्प्रॉल जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो देयर इज़ मोर विलिंगनेस टू सेल द लैंड एंड कन्वर्ट इनटू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिस पे अगले 20 साल तक आबादी नहीं आनी, और फूड सिक्योरिटी के मसाइल हमें इसकी वजह से आ सकते हैं। तो ये मेरे कुछ फाइंडिंग्स थी कि करंट जो दो एटलीस्ट मेजर इम्पैक्ट हुए, इसके वजह से हमें क्या क्या मुस्तकबिल में तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दिवान साहब, आपके डीप इनसाइट्स का अच्छी डिस्कशन थी आज। बड़ा एक ट्रिपल हेलिक्स अच्छा बना, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमद कीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। इस तरह इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशंस के हवाले से सरदार फहद साहब की जो डिस्कशन थी, स्पेशली क्योंकि वो पहले इन्वॉल्व रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है, मैंने सरदार साहब के साथ ट्रैवल किया है अक्रॉस द कंट्री, और मुझे स्पेशली एकेडमिया इंडस्ट्रियल लीडर्स के हवाले से, जो एकेडमिक के सेक्टर्स में जो गैप्स रहते हैं, जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल नीड होती है, वो पूरी नहीं कर पाते, तो बड़ा रोल है। मैं इसका विटनेस हूँ, स्पेशल विटनेस हूँ। रिजवान साहब, आपने उसको इनोवेशन टच और दोनों चीज़ों को ऑन किया हमारी टेस्टिंग को और बिजनेस के हवाले से। मैं अपने स्पीकर्स का शुक्रिया, हमारे पास टाइम शॉर्ट है और के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के साथ साथ हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस टू मैसेज रहे, और साथ साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, रेलेवेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो बिजनेसेस में शामिल हैं, हम उनको लेके आए। तो हमारे जहन में ये 4 सेक्टर्स ऐसे थे कि इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के ऊपर काम होना चाहिए, लाइव स्टॉक एंड डेयरी के हवाले से हमने सरदार साहब को, स्पेशली फूड बिजनेस के
हवाले से फूड इनोवेशन, फूड ट्रेसेबिलिटी, फूड सप्लाई चेन के ऊपर आज रिजवान भुट्टर साहब को हमने बुलाया था। मैं एक्सपो सॉल्यूशंस और नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड पाकिस्तान की टीम की तरफ से अहमद के लतीफ़ साहब आपका, सरदार खान साहब आपका, रिजवान भुट्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला। इंशाल्लाह ये वेबिनार सीरीज हमारी कंटिन्यूस है, हम हर मंथ 2 वेबिनार्स करते हैं। दिस इज आवर इनोवेटिव मॉडल। आपने जितने भी वेबिनार्स देखे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हमने अपने इन एक्टिविटीज को थोड़ा सा यूनिक में पेश किया। यकीनन आपको पसंद आया और इंशाल्लाह hopefully we will meet again in next month for some innovative topics with more time inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. Pakistan Zindabad.